हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसन टेक। सो एरर के बारे में हमने जान लिया है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा ना। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चंस किए थे, बट उस क्वेश्चन की सीरीज को हमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाना है ना। हमने बात करी थी ना, मेजरमेंट ख़त्म होते होते तक लगभग 200 क्वेश्चंस करने की कोशिश की जाएगी, करेंगे कोशिश, है ना। 150 प्लस से 200 के बीच में क्वेश्चन रखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी की 200 से ऊपर चला जाए। ओके, सो बच्चा लोग, आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी शीट में है, ठीक है। शीट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। ये वाला फॉर्मेट मस्त है ना, आपके हाथ में पीडीएफ है, मेरे हाथ में ये है 1-to-1 क्लोज कनेक्शन है। इसके बिना आप वीडियो को समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। चलिए तो फिर इस साथ को हम आगे बढ़ाते हैं, इस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त, कॉन्सेप्ट समझते वक्त, बी सीरियस, नो मजाक नो मस्ती। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म प्रिसीजन यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट मीन्स gradual departure of measured value from the calibrated value. No. Smallest increment in the measurand that can be detected by the instrument. No. Ability of instrument to give output reading close to each other where the input is constant. Same current 10 एम्पियर का आप किसी एमीटर से मेजर कर रहे हो और एमीटर हर बार 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर शो करे तो वो एमीटर प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। 10 एम्पियर का करंट दिया तो 10 के आसपास वैल्यू देना दादा, आप 5 एम्पियर कैसे दे सकते हो? सो प्रिसाइज हो आप बट एक्यूरेट नहीं हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बाबू। द थ्रेशोल्ड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली डिफाइंड। थ्रेशोल्ड की बात हो रही है, पढ़े हैं क्या हम? देखें कौन सा ऑप्शन सही रहता है जो हमने पढ़ा है, जो नॉलेज दिया है। ऑप्शन नंबर ए, हैज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज व्हिच कैन बी डिटेक्टेड। स्मॉलेस्ट इनपुट चेंज व्हिच कैन बी डिटेक्टेड वी कॉल द रेजोल्यूशन, नॉट थ्रेशोल्ड। ओके, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट दैट कैन बी डिटेक्टेड, smallest measurable input diode 0.7 volt, remember or not? Smallest measurable input that can be detected is nothing but the threshold value. भूल गए? पिछले लेक्चर्स में जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बनने में टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, in terms of linearity of scale, what is this? As a function of drift. हो You got the answer. Answer B is correct. Now एक स्केल हमने वहां पे बनाई है, थ्रेशोल्ड को समझाया है, रेजोल्यूशन को समझाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सॉरी, the null deflection method of measurement is superior than deflection type of measurement. ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें पॉइंटर विल बी देयर, स्केल विल बी देयर, राइट। सो आगे आने वाले टाइम में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। कुछ डिवाइसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो नल डिफ्लेक्शन है, मतलब उनका जो पॉइंटर है वो 0 पे रहेगा, बट यू आर गोइंग टू मेजर समथिंग, आप कुछ मेजर कर रहे होंगे ऑन द सेम टाइम। और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इनपुट दिया, इनपुट के रिस्पेक्ट में पॉइंटर स्केल पे मूव हुआ और उसको वहाँ पे मेजर कर लेंगे। सो नल डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो मोर एक्यूरेट होते हैं बजाय इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कोई मीटर मूवमेंट नहीं, कोई पॉइंटर मूवमेंट नहीं, फिर भी कुछ मेजर कर पा रहे हैं। नल डिफ्लेक्शन पोटेंशियोमीटर में जब आएंगे, जब एक्चुअल मीटर स्टार्ट करेंगे, वहां पे भी हम डिस्कशन करेंगे। द नल डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ मेजरमेंट इज सुपीरियर देन डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ मेजरमेंट। ट्रू? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द थम्स एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिपीटेबिलिटी एंड रेजोल्यूशन। 4 थिंग्स आर इन टेबल ए। टेबल बी की बात करते हैं। एक्यूरेसी किसे कहते हैं? चारों में से एबिलिटी टू डिस्प्ले द सेम रीडिंग, स्मॉलेस्ट परसेप्टिबल चेंज इन आउटपुट,
क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू से जो क्लोजनेस वाली जो एबिलिटी है दैट इज नथिंग बट द एक्यूरेसी। बी दिया हुआ है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज नथिंग बट गिवन इन द ऑप्शन 4, रेशियो ऑफ चेंज इन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टू चेंज इन द मेजरेंट क्वांटिटी, मतलब आउटपुट में चेंज डिवाइड बाय इनपुट में चेंज, गॉट इट। रिपीटेबिलिटी, एबिलिटी टू डिस्प्ले द सेम रीडिंग, प्रिसीजन, प्रिसीजन, समझेगा। एंड द नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन, एंड यू नो द रिजोल्यूशन इज स्मॉलेस्ट परसेप्टिबल चेंज इन आउटपुट। राजा समझ में आया, गुड, कॉन्सेप्चुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया प्यारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे और इसके लिए मुझे मार्कर उठाने पड़ेंगे तो उठा लेंगे, कोई शिकायत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात है 3 DC करंट एग्जामिनेशन में गेट पॉइंट ऑफ व्यू में एक गुरु मंत्र लीजिए। क्वेश्चन कितना बड़ा आ जाए कितना छोटा आ जाए, क्वेश्चन दिल से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टाइम ऐसा होता है क्वेश्चन हम कुछ और समझ के एग्जीक्यूशन कर देते हैं, तो कुछ और समझ के एग्जीक्यूट करोगे तो सही आंसर कहां से आएगा, नहीं। और कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, आप आधे ऐसे ही डर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में अंदर जब जाते हैं तो कुछ नहीं होता। इसलिए आपको जो स्टेट ऑफ माइंड है जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे वो कूल एंड काम होना चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए इस क्वेश्चन को मैं प्यार से समझूंगा और फिर जितनी भी मोहब्बत से आपको आंसर करना है वो करिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ते हैं। 3 DC currents I1, I2, I3 meet at a node with I1 entering and I2 and I3 are leaving the node. I1 and I2 are measured as 100 milliampere and 99 milliampere with plus minus 1% accuracy. लिमिटिंग एरर के फॉर्म में दिया हुआ है प्लस माइनस 1% ऑफ एक्यूरेसी। देन द वैल्यू ऑफ I3 एंड इट्स एक्यूरेसी इज, वाओ, एक नोड है और उस नोड पे आपके 3 करंट मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात कर रहे हैं बच्चे लोग। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आपका है नोड, इस नोड पे 3 करंट मीट कर रहे हैं। सबसे पहला है I1 जो कि एंटरिंग है और बाकी के 2 करंट जो है वो आउटगोइंग करंट है, और आई कैन से लिविंग द नोड। ठीक है, अब KCL आपके चप्पे चप्पे में है, आपके खून में है KCL, क्योंकि आप बहुत ही बेसिक नेटवर्क थ्योरी में पढ़ के आए हैं। संदीप सर ने आपकी रगों में KCL डाल रखा है, तो उसी KCL को बाहर निकालो और मुझे बताओ रिलेशन क्या। बताने की क्या जरूरत, जो बच्चे समझते हैं वो सोच रहे होंगे कि सर इतना क्यों आप बता रहे हो, तो सबको पता है बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये समझ में आ जाएगा ना तो वो अंदर से फील करेंगे वाओ, तो उनके लिए है। बाकी तो 1.5 स्पीड कर रखी है ना, चीजें फास्ट जा रही है, डोंट वरी। सो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। नाउ द थिंग इज आस्किंग अबाउट द I3, तो I3 को तो सबसे पहले एक साइड रख लो और I1 माइनस I2 इज योर इक्वेशन, यस और नो, दिस इज योर इक्वेशन 1। I3 के बारे में पूछा जा रहा है। नाउ I1 की वैल्यू जो है, I1 की वैल्यू उसने दी हुई है आपको 100 मिली एम्पियर, आपको I2 की वैल्यू दी हुई है इसने 99 मिली एम्पियर, यस और नो। और दोनों का एक्यूरेसी परसेंट जो दिया हुआ है वो प्लस माइनस 1% दिया हुआ है, प्लस माइनस 1% दिया है। तो राजा दोनों क्वांटिटी I1 और I2 एक दूसरे में कैसे रिलेशन में है, सब्ट्रैक्शन में। कौन सा रिलेशन है, सब्ट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चे सब्ट्रैक्शन रिलेशन में है तो एरर की बात करेंगे। भाई I3 निकालनी हो तो I3 की वैल्यू निकालने में तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी ना। ये 100 ये 99, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर ये बताने में उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, यस 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर ऑप्शन सी और डी में दिया हुआ है। 1 मिली एम्पियर थोड़ी ना पूछ रहा आपसे, वो आपसे पूछ रहा कि एरर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं आप लोग। तो आप लोगों ने क्या किया कि I3 की वैल्यू निकाल लिया जी। I1 और I2 रिलेशन सब्ट्रैक्शन में है तो आपको पता है कौन सी एरर जोड़ देंगे, कौन सी एब्सोल्यूट एरर जोड़ देंगे। तो एब्सोल्यूट एरर है क्या मेरे पास, मेरे पास एब्सोल्यूट एरर नहीं, मेरे पास परसेंटेज एरर है। तो
तो परसेंटेज एरर है तो एब्सोल्यूट एरर निकाल लेना, क्या फर्क पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। I1 को एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखते हैं 100 मिली एम्पियर प्लस माइनस 100 का 1% कितना होता है राजा, 1। सो दिस इज नथिंग बट 1 मिली एम्पियर। यस और नो। I2 की बात कर लो। सो I2 कितना है 99 मिली एम्पियर। 99 का 1% कितना है 0.99 मिली एम्पियर। सो ये एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। परसेंटेज को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना आपसे ज्यादा अच्छा कोई जानता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। चलो तो बात करते हैं अब I3 में आपकी जो इसका एब्सोल्यूट एरर होगा, जिसे DI3 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या, दोनों एरर जोड़ दो। क्यों, सब्ट्रैक्शन एडिशन में एब्सोल्यूट एरर जोड़ देते हैं, आपको पता है। सो दिस इज नथिंग बट 1.99 मिली एम्पियर। दिस इज योर एरर। अब आप मुझे बताइए I3 का स्ट्रक्चर क्या, I3 का स्ट्रक्चर बन गया सर I3 इज नथिंग बट 1 मिली एम्पियर प्लस माइनस 1.99 मिली एम्पियर। तो ये एब्सोल्यूट के फॉर्म में था। क्वेश्चन किस में पूछा, क्वेश्चन में लिमिटिंग एरर दिया हुआ है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है। आप भी परसेंटेज एरर निकाल लो ना राजा, ऑप्शन में कहीं भी एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 199% परसेंटेज के फॉर्म में, तो निकाल लो ना। अरे 1 मिली एम्पियर का ये कितना परसेंट होता है, तो सीधी सी कहानी है 1 मिली एम्पियर का x% 1.99 मिली एम्पियर होता है। सो मिली एम्पियर गेट कैंसल्ड, x इज नथिंग बट 199%। वाह, यानी कि I3 का जो स्ट्रक्चर हो गया वो कितना हो गया, I3 का स्ट्रक्चर हो गया 1 मिली एम्पियर प्लस माइनस 199%। समझा राजा, समझ गए बाबू। दिस इज योर I3। अब देखो एरर कहाँ करते हैं बच्चे लोग, एरर करते हैं कि 1 मिली एम्पियर, तो आपका आंसर आ गया जो कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी। अब वो एरर को क्या करते हैं, ये दोनों एरर है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर सी 1 मिली एम्पियर प्लस माइनस 2%, जैसे ही 2% करके आए ना, खत्म हो जाएगी कहानी। हमने बोला ना, जब भी सब्ट्रैक्शन एडिशन होगा तो रिलेटिव एरर के साथ एडिशन नहीं होता। आपका कौन सी एरर जुड़ जाती है, एब्सोल्यूट एरर जुड़ती है। ये रही लिमिटिंग एरर के साथ क्या होगा, लिमिटिंग एरर के साथ कुछ और होगा। यस और नो। तो फॉर्मूला, अब आप में से कुछ लोग सर मुझे तो फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर ले राजा। फॉर्मूला जिसको नहीं याद है वो सिंपली डिराइव कर लेगा रे। I3 इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस कीजिए, इज नथिंग बट I1 माइनस I2। फॉर्मूला डिराइव करने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं। डिफ्रेंशिएशन कर दो बोथ साइड, DI1 माइनस DI3। अब एरर की जब भी बात करोगे तो माइनस काय में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। यस और नो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर माने कि वर्स्ट केस एरर, सो वी हैव टू कंसिडर दिस प्लस। क्यों, लास्ट टाइम बताया था ना, वीडियो में जाके देखो यदि डाउट हो तो। ठीक है, अब आपको तो DI3 बाय I3 चाहिए राजा, बिकॉज परसेंटेज। सो I3 का मल्टीप्लाई करेंगे, I3 का डिवीजन करेंगे, रिमेंबर और नॉट। सो DI3 बाय I3, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको मैं इस साइड ले लेता हूँ। दिस इज नथिंग बट I3। यस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 DI1। आप लोगों के लिए डिराइव कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आप सभी को तो पता है बाकी कहानी क्या है। दिस इज नथिंग बट I2, ये हो जाएगा DI2 अपॉन I2। समझे क्या, समझे। अब देखो ये फॉर्मूला आपने इसको डिराइव करने के लिए 30 सेकंड्स लिया, अगले 30 सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 1 अपॉन I3 इसकी वैल्यू चाहिए ना, 1 बाय I3 की वैल्यू कितनी है, 1 मिली एम्पियर है। चलिए हो गया। I1 की वैल्यू कितनी है बताइए, 100 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई विथ, इसकी वैल्यू कितनी है 1%, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 99 मिली एम्पियर, इसकी वैल्यू कितनी है 1%। सो दिस इज नथिंग बट क्या बन गया, ये बन गया
199%. This is the value of di3 by i3. So this is nothing but percentage error 199. ठीक, सो दोनों तरीके आपके हैं, जैसे भी आप करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। 11 को होल्ड कर रहे हैं, करेंगे हम उसको भी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात है। अ क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला x इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइड बाई r। बहुत सारे लोगों से ये गलत बनता है, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, बस एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं। लेकिन आप बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे से पता है, तो आंसर आप अच्छे से निकालोगे ना। अ क्वांटिटी x इज calculated by using the formula x equal to p minus q divided by r. The measured values of p, q and r is given. P equal to 9, q equal to 6, r equal to 0.5. Assume that the measurement errors in p, q and r are independent. Independent मतलब p में जो एरर हो रही है उसका वास्ता किसके साथ नहीं है, r के साथ नहीं है, q के साथ नहीं है। The absolute maximum error, ध्यान से absolute error पूछा है, वो भी maximum, absolute, you know very well what is the absolute. The absolute maximum error in the measurement of each of three quantities is epsilon. मतलब तीनों की absolute जो error है maximum वो epsilon है। The absolute maximum error in the calculated value of x is, so x की maximum value error की पूछी हुई है। तो worst possible case वाली कहानी है, पी क्यू आर का मसला है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइड बाई आर। नाउ पी क्यू आर सभी की वैल्यू इसने दे दी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चे, द क्वांटिटीज जिसकी जैसे p है तो इसकी जो dp है उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन, dq की वैल्यू भी एप्सिलॉन है, dr की वैल्यू भी एप्सिलॉन है। ये इनका वर्स्ट पॉसिबल एरर जो कि एब्सोल्यूट एरर है वो दिया हुआ है, साथ साथ इनकी वैल्यू भी दे दी गई है। जैसे p इक्वल टू 9 है, q इक्वल टू 6 है, r इक्वल टू 0.5 है, इनकी वैल्यूज भी दे दी है ना। अब वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एरर इन x इज, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ गए इतनी बात? तो इतनी बात समझ गए तो अब इधर आइए। मैंने आपको जनरल वे से जाना सिखाया है, मैंने सिखाया है कि हाउ टू डिराइव, है ना, तो डिराइव कर लेंगे राजा। चलो इधर आ जाओ जरा। दिस इज नथिंग बट x p माइनस क्यू डिवाइड बाई r, ठीक। तो डिराइव करें तो देखो चीज़ें जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो सबसे पहले हमें log का सहारा लेना पड़ता है, ln लेना पड़ता है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ln x हो गया, यह हो गया ln p माइनस क्यू डिवाइड बाई r, ठीक है। यदि इसको log लिखता मैं तो बेस e आपको समझ, log बेस e को ln बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ रूल लगा देंगे सबसे पहले। तो इसको मैंने लिखा ln x, दिस इज नथिंग बट ln p माइनस क्यू, क्यों लिखा आप सब जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। ये हो जाएगा ln आपका r, यस। क्यों लिखा जा रहा है पता है, लॉग की प्रॉपर्टी है। चलिए अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो दिस ये यहाँ पे आ जाएगा x और ये हो जाएगा dx। चलिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। ये वाला हो जाएगा 1/p माइनस क्यू और इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा dp और ये हो जाएगा dq। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए ये माइनस है तो ये r हो जाएगा और ये dr हो जाएगा। कौन सी फैमिली में आ गए आप? एरर की फैमिली में आ गए। कौन सी? एब्सोल्यूट। ये यदि उसने पूछा होता आपसे परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जा रही है, लेकिन उसने dx पूछा तो इस x को इधर ले जाते हैं अपन, ठीक है। और जैसे ही dx को इधर ले जाएंगे आपकी इक्वेशन को आपको बड़ी सावधानी के साथ चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट, वो पूछे या नहीं पूछे, एरर वी आर गोइंग टू कंसिडर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वर्स्ट केस एरर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे dx आपका x इधर जाएगा, ये x हो गया, ये p माइनस क्यू हो गया इसके डिवीजन में, और ये dp प्लस dx हो गया। कौन बोला? dx नहीं, dq। प्लस क्यों हुआ? ये प्लस क्यों हो गया? माइनस जो था वो प्लस क्यों हो गया?
अरे यार राजा, समझाया ना तेरे को। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वर्स्ट केस एरर, माइनस को प्लस बना लेना है। समझाया था प्रूव करके कि क्यों बना लेना है, ठीक है। ये माइनस भी प्लस बना लो, क्यों बना लो? अपनी मर्जी चल रही है क्या? नहीं, मर्जी नहीं चल रही है, नियम कायदे कानून चल रहे हैं, और वो नियम कायदे कानून आपको पता है। चलिए, तो फिर आप dx की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू तो बताइए जरा, कैलकुलेट कर लीजिए। ये रफ वर्क में यहाँ कर लेता हूँ। x इज नथिंग बट 9 माइनस 6 डिवाइड बाई 0.5। सो x की जो वैल्यू है दैट इज 6, ठीक। तो x की वैल्यू है 6, p माइनस q इज नथिंग बट 3। ये क्या है राजा? ये एप्सिलॉन है। ये भी क्या है? ये भी एप्सिलॉन है, ठीक है। x आपका x की वैल्यू है 6 और ये है 0.5 और मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये बन गया कितना? 4 एप्सिलॉन। ये बन गया 4 एप्सिलॉन और ये कितना बन गया? 12 एप्सिलॉन। सो ये है आपका dx। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी बन गई? 16 एप्सिलॉन। वाओ, 16 एप्सिलॉन गिवन इन द आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 16 एप्सिलॉन, ठीक। सो व्हाई नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, यू नो वेरी वेल। वास पॉसिबल केस एरर एक बार और समझा देता हूँ। सपोज आपके पास लिखा है dp minus dq and if you are going to consider worst possible case error, so you know very well dp की यदि बात करें तो वो भी प्लस माइनस में होती है, dq की बात करें तो वो भी प्लस माइनस में होती है, ठीक है। अब इन दोनों से मैक्सिमम वैल्यू बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है dp को पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे, तभी जाके मैक्सिमम क्या बन जाएगा? dp प्लस dq, और यही मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो नेगेटिव को डायरेक्ट पॉजिटिव बना लो, ऐसा समझ लो। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।